हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया है एकदम। वेलकम टू द क्लास 11 फिजिक्स। मैं हूं दीपक हरका और आज हम स्टार्ट करने वाले वेव्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स तो कब बनती है स्टैंडिंग वेव्स? तो स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए हमारे पास दो वेव्स होनी चाहिए जिनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए और जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो, तब हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनती है। सुपर इम्पोज हम आगे देखने वाले हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स में टू टाइप्स की वेव्स होती है। पहली होती है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, इसमें आती है स्ट्रिंग वेव्स। स्ट्रिंग वेव जो ट्रांसवर्सल स्टैंडिंग वेव्स होती है। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स, इसमें साउंड वेव्स आती है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल जैसे ट्रेवल करती है, उसमें ऑर्गन पाइप आता है जो एग्जांपल होगा इसका। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए हम देखेंगे, अगर हम फिक्स्ड एंड से स्टैंडिंग वेव्स बनाना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा। अगर फिक्स्ड एंड से हम किसी भी रस्सी को यानी स्ट्रिंग को अगर बांध देते हैं तो स्ट्रिंग वो प्योर स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। जो स्ट्रिंग होती है वो स्पेशल होती है, जो स्प्रिंग से बनी हुई होती है। ऐसे बहुत ज्यादा स्प्रिंग जो एक दूसरे को ऐसे मिला के बनी जाती है स्ट्रिंग, उसका यूज हम स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक एंड पे अगर दीवार पे हमने स्टैंडिंग वेव्स बनाने के लिए अगर वो स्ट्रिंग लगा दी और इधर से ऐसे वेव्स बनाते रहे तो उधर जाके क्या होगा, वो वेव्स रिफ्लेक्ट करेगी। वो दीवार की वजह से उस तरफ से वो रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में इसको अगर दो बार ऐसे लहरा रहे तो उधर से भी वो जाके फ्रीक्वेंसी दो बार वापस आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में हम वेव्स कितने बार उसको हम वेव्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेव्स उधर जाके वापस आएगी और अगर हम मान ले अगर एनर्जी का लॉस नहीं है वहां पे, तो वहां पे जाके जो एम्पलीट्यूड होगा उसी एम्पलीट्यूड से वेव वापस आएगी। और जब वापस आएगी वेव्स, तब वो अलग डायरेक्शन में वेव्स उधर से भी बननी चालू होगी, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी। तो उसी वजह से क्या होगा, जो एक दूसरे पे एक ही मीडियम में एक ही स्ट्रिंग पे वो दो वेव्स बन जाएगी, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी, तब जाके वो स्टैंडिंग वेव्स बन पाएगी। तो इसी तरह से हम स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं पहले। तो अब देखने वाले हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक पल्स से समझो, वेव पल्स ऐसे जा रही, यहाँ पे एक दीवार है और यह दीवार से टकरा गई। तो अब क्या होगा, इसको हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं दीवार को। तो जब वेव ऐसे ट्रैवल्स करेगी यहाँ पे, तो जब ये पल्स दीवार के तरफ जाएगी, दीवार के पास जाएगी, तब क्या करेगी, दीवार की इस पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहेगी। लेकिन ये दीवार तो फिक्स है, यहाँ पे रिजिड है, तो ये ऊपर नहीं उठ के क्या होगी, ये वेव जो है वही नीचे आ जाएगी। कैसे बन जाएगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। मतलब जो वेव पल्स है, ये दीवार के पार्टिकल को ऊपर तो उठा नहीं सकती,
तो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा वेव का। तो इस तरफ जब वेव जाएगी इसको हम इंसिडेंट वेव कहेंगे, वाई इंसिडेंट, समझो, इसको कहेंगे वाई रिफ्लेक्टेड। तो हमारे पास जो ट्रैवलिंग वेव है उसका इक्वेशन है हमारे पास। तो क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन होता है इंसिडेंट वेव का, समझो ऐसे देखेंगे तो इसका अगर एम्पलीट्यूड ये मानेंगे हम तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव का। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तब यहाँ पे क्या होगा, एक फेज डिफरेंस आएगा। फेज तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब पाए जो होगा इसका, इन दोनों के फेज का डिफरेंस जो होगा वो पाए होगा। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव का ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये प्लस क्यों आएगा? जब वो वेव डायरेक्शन चेंज करेगी इसकी वजह से यहाँ से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे, पाई आ जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका जो इक्वेशन आएगा वो होगा माइनस ये साइन पाई प्लस थीटा। अगर इसको पाई मानेंगे, इसको अगर थीटा मानेंगे हम, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसकी वजह से वो माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है हमारे पास, जो वेव सुपर इम्पोज करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जब ये वेव है, समझो वाई इंसिडेंट वेव अगर वेक्टर मानेंगे, वाई रिफ्लेक्टेड वेव अगर ये मानेंगे, तो ये वेव जब मीट करेंगी तो उस उधर सुपरपोजिशन होगा वेव्स का, सुपरपोजिशन। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो उसमें क्या होता है, जब वेव ट्रैवल करेगी तब जो नेट वेव बनेगी, जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का, वो इनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। जो इंसिडेंट वेव है ये हमने अलग अलग दिखाया है, रस्सी जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग दिखाए, लेकिन ये एक ही है। जब यहाँ से पल्स जा रही है उसी रस्सी पे, उसी स्ट्रिंग पे ये पल्स वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब जब हमें y डिस्प्लेसमेंट नेट निकालना हो तो ये हो जाएगा y इंसिडेंट वेक्टर सम प्लस y रिफ्लेक्टेड वेक्टर सम। मतलब y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड का वेक्टर सम जो होगा उसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं या सुपर इम्पोज भी कहते हैं। तो तब जो हमारे पास वेव बनेगी उससे हम स्टैंडिंग वेव्स बनते कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक पल्स दिखाइए, जो वेव होगी वो पूरी ऐसे वेव होगी, जो नॉर्मल प्रोपोगेशन वेव होती है ऐसे वेव होगी। तो यहाँ पे लग रहा होगा इधर देख के कि यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो हमेशा एम्पलीट्यूड जीरो आएगा वाई नेट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ हमने एक पल्स निकाला है, तो पल्स जब ट्रैवल करेगा तभी सिर्फ ये कंडीशन होगी, वो आगे देखने वाले हम। लेकिन वेव तो ऐसी होती है, तो सुपर इम्पोज करने के बाद, सुपरपोजिशन के बाद वो अलग से वेव बनेगी, उसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखने वाले स्टैंडिंग वेव्स फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो अब हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ फिक्स्ड एंड। अगर इसका एंड फिक्स होगा तो वेव का एनालिसिस देखने वाले हम टाइम के साथ। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेव हमने देखी, एक उसकी फोटो निकाल के अगर देखी, तो वेव कैसे दिखेगी ऐसे हम देखने वाले हैं। तो पहले लेते हैं टाइम। यहाँ पे होगा इंसिडेंट वेव जो होगी ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो होगी ये साइन माइनस ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और जो रिजल्टेंट वेव होगी
ये होगी वाई नेट, ये होगी वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अब देखने वाले हम यहाँ पे, अगर टाइम अगर 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टाइम की जगह पे अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन माइनस के एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस ये साइन के एक्स, तो इधर आ जाएगा माइनस ये साइन के एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर टाइम की जगह पे 0 लिखेंगे हम, मतलब टाइम 0 पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये साइन के एक्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसका डायरेक्शन सेम है, समझो अभी, तो इसका जो होगा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स। आ गया समझ में। जब टाइम 0 होगा, टाइम की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस ए साइन के एक्स, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस ए साइन के एक्स, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, माइनस 2a साइन के एक्स, वो हो जाएगा स्टैंडिंग वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर टाइम t/4 होगा तो टाइम होगा, वो जो पूरा टाइम पीरियड है वेव का, उसके अगर फोर्थ पार्ट होगा, t/4 होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे हम, ये साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, 2π/t, और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t/4 माइनस के एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे ये साइन t से t कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस के एक्स। तो π/2 माइनस के एक्स यानी ये कॉस के एक्स हो जाएगा, यहाँ पे π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे डालेंगे t की वैल्यू t/4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये साइन 2π/t, 2π/t ओमेगा की वैल्यू, और यहाँ पे t को t/4 पुट कर देंगे तो प्लस के एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ये साइन, फिर से कट के क्या हो जाएगा 2 अरे π/2 प्लस के एक्स हो जाएगा, और साइन π/2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस के एक्स आ जाएगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, ये जो माइनस है वो ऊपर का रिफ्लेक्टेड वेव का माइनस आ जाएगा, सिर्फ इसका तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐड करेंगे इसको हम, तो ये कॉस के एक्स माइनस ये कॉस के एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टैंडिंग वेव का, तो t/4 पे 0 हो जाएगा। तो इसको अगर जगह के लिए मैं ऊपर लिख दूं, इसको यहाँ आ गया समझ में, यहाँ पे t की जगह पे t/4 लिख दिया हमने, और ओमेगा की जगह पे 2π/t लिख दिया। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये रफ कर देता हूँ, जगह मिलेगी फिर नीचे को। तो यहाँ पे ये cos के एक्स आ जाएगा, ये cos के एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये cos के एक्स, माइनस ये cos के एक्स। ठीक है, अब देखेंगे t/2 पे, t/2 पे क्या होती है वैल्यू, जो रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव, और जो हमारी रिजल्टेंट वेव है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर t/2 अगर लिखेंगे t की जगह, तो ओमेगा तो होगा 2π/t, और यहाँ पे लिखेंगे हम t/2, मतलब
2 टाइम पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल, पाई माइनस के एक्स। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर पाई होगा तो साइन साइन ही रहेगा, पाई बाय 2 आएगा तो साइन के साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा तो ये होगा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे ये साइन के एक्स आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम माइनस ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2 प्लस के एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए साइन पाई प्लस के एक्स। तो पाई प्लस के एक्स अगर बचेगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस ए साइन के एक्स हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एक माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा ए साइन के एक्स। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे वाई नेट को, वाई नेट की तरफ अगर देखेंगे तो ए साइन के एक्स और ये भी ए साइन के एक्स, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2a साइन के एक्स हो जाएगा। 2a साइन के एक्स क्या आ जाएगा, 2a साइन के एक्स वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको भी मिटा के ऊपर लिख लेता हूं मैं नीचे जगह के लिए। अभी 2 3 हमें देखने हैं और, तो यहाँ पे आ जाएगा ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस ए साइन के एक्स, दोनों मिला के हो जाएगा 2a साइन के एक्स, ए साइन के एक्स। तो अब देखेंगे हम 3t/4 की तरफ। टाइम इक्वल टू 3t/4 जब होगा तब y इंसिडेंट और y रिफ्लेक्टेड और y नेट की वैल्यू क्या होगी, ये अब देखने वाले हैं हम। तो इसकी जगह पे अगर हम डालेंगे ये साइन ओमेगा की जगह 2π/t और जब t होगा उसकी जगह हम डालेंगे 3t/4 माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 जब जाएगा तब 2 बचेगा और टी जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन 3π/2 क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस के एक्स। 3π/2 यानी 270 डिग्री होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 प्लस 90 इक्वल टू 370 और 270, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वहां पे भी साइन माइनस होगा और साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक कॉस के एक्स। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा साइन निगेटिव इसलिए माइनस आ जाएगा और 270 है इसकी वजह से साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए साइन ओमेगा की जगह पे आएगा 2π/t और यहाँ पे टाइम हमने ले लिया है 3t/4 प्लस के एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए साइन, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस के एक्स। तो ये 270 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर भी साइन निगेटिव ही रहेगा और साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो माइनस इसका है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये कॉस के एक्स आ जाएगा, माइनस ये कॉस के एक्स आ जाएगा। तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वाई नेट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको अगर माइनस ए कॉस के एक्स को अगर ऐड करेंगे ए कॉस के एक्स के साथ, तो फिर जो हमारे पास मिल जाएगी वैल्यू वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऊपर लिख लेता हूं। अभी क्या बाकी है, अभी देखेंगे तो माइनस ए कॉस के एक्स, इधर वैल्यू आ गई माइनस ए कॉस के एक्स
माइनस ए कॉस के एक्स, यहाँ पे आ जाएगी प्लस ए कॉस के एक्स। प्लस ए कॉस के एक्स, दोनों की मिला के 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे टाइम इक्वल टू टी पे। टी पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा की जगह के 2 पाई बाय टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी, और टी की जगह पे कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड होगा पूरा, माइनस के एक्स। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ए साइन टी से टी कट गया 2 पाई आएगा, 2 पाई माइनस के एक्स, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 360 इसकी वजह से साइन का साइन रहेगा, साइन की कोस में चेंज नहीं होगा साइन, तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस आ जाएगा, साइन के एक्स माइनस ये साइन के एक्स। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो ओमेगा की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई बाय टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी, तो यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा टी प्लस के एक्स। तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई प्लस के एक्स यानी 360 प्लस थीटा, ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव इसका निगेटिव रहेगा, और जो साइन की इसकी वजह से जो 2 पाई प्लस के एक्स की वजह से जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन के एक्स आ जाएगा सिर्फ। तो अगर इसको हम मिला लेंगे दोनों को, माइनस ए साइन के एक्स को और माइनस ए साइन के एक्स को, तो हमारे पास फिर से आ जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो स्टैंडिंग वेव्स है हमारी उसका ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। जब टाइम 0 होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस 2a साइन के एक्स, यानी पोजिशन पे डिपेंड करेगा, जो एक्स है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी पोजीशन पे वो डिपेंड करेगा। T/4 जब होगा इस केस में तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जब T/2 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर 2a साइन के x आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x की कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। फिर 3T/4 पे अगर देखेंगे तो फिर से वो 0 आ जाएगा, और t पे अगर देखेंगे तो वो फिर से माइनस 2a साइन के x आ जाएगा। तो ये हमने एनालिसिस कर दिया। तो अब देखेंगे हम इसका ग्राफ, देखेंगे कैसे दिखता है। ठीक है, तो चलिए अभी रब कर देता हूं मैं। ग्राफ देखने वाले हैं हम, जो स्टैंडिंग वेव्स है उसका, जो फिक्स एंड पे है। तो ग्राफ टाइम t इक्वल टू 0 पे देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर ऐसे एक लाइन प्लॉट कर दूं, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे अगर देखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y नेट का, तो वो हो जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ये। तो साइन का ग्राफ तो हमें बनाना आता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसे एक लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन का ग्राफ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से यानी नीचे से स्टार्ट होगा। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, जैसे इधर तक हमने निकाल लिया। तो ये जो होगा, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड माइनस 2a होगा, और यहाँ पे प्लस 2a होगा। टाइम इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो पिक्चर होगा, जो हमें स्टैंडिंग वेव दिखेगी वो ऐसे दिखेगी कुछ। ठीक है, अगर t इक्वल टू T/4 पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक सीधी लाइन आ जाएगी।
सीधी लाइन दिखेगी, जो वेव होगी वो यहाँ पे ऐसे दिखेगी। इधर समझो एक पॉइंट अगर मान लिया हमने, ये लिख लिया, तो जो वेव होगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, जो स्ट्रेट लाइन में दिखेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 4 पे इक्वेशन क्या है यहाँ पे y नेट का, तो y नेट यहाँ पे है 0 है। यहाँ पे पिछले जो स्लाइड है उसमें एनालिसिस में हमने देख लिया y नेट क्या आएगा, t/4 पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो सब का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। फिर से अगर t इक्वल टू 3t/4 पे अगर देखेंगे हम, पहले लेते हैं t इक्वल टू t/2 पे अगर देखेंगे, ये तो इसका t/4 का है, t इक्वल टू t/2 पे अगर देखेंगे, इधर देखेंगे इसका, सॉरी, t इक्वल टू t/2 पे अगर देखेंगे हम, तो y नेट की वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 2a sin kx। मतलब आप जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव साइन की तरफ से स्टार्ट होगा। तो इधर अगर ये ऐसे पॉइंट प्लॉट कर दिया, समझो ये ऐसे सीधा दिख रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये क्या ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा 2a यहाँ पे फिर से होगा, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2a होगा, और इधर जो नीचे की साइड में होगा वो -2a होगा। इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड पूरे वेव का नहीं होगा, तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स का होगा, वो आगे देखने वाले, इसमें डिस्कस करने वाले हम। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये वेव ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगी यहाँ पे t इक्वल टू t/2 पे, ये -2a हो जाएगा। फिर से अगर t इक्वल टू 3t/4 पे अगर देखेंगे हम, फिर से क्या आया था हमारे पास, y नेट की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 0 आई थी, ठीक। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सिर्फ, मतलब यहाँ पे जो होगी ये वेव स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, फिर से स्टैंडिंग वेव। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। अब t इक्वल टू कैपिटल T पे अगर देखेंगे हम, तो फिर से क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू कैपिटल T पे अगर देखेंगे, तो फिर से हमारे पास y नेट क्या आ जाएगा, y नेट हमारे पास है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं, तो फिर से हमारे पास y नेट आ जाएगा -2a sin kx, दिख रहा है क्या, -2a sin kx, y नेट है, -2a sin kx आ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम, तो यहां से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो फिर से t इक्वल टू 0 पे जैसा था वैसा आ जाएगा। यहाँ पे 2a, यहाँ पे -2a, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट थोड़ा इधर, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। तो फिर से नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन समझ लो साइन का एक ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से t इक्वल टू टी पे फिर से रिपीट ग्राफ हो जाएगा -2a sin kx का। ये जो वैल्यू है ग्राफ है, ये टाइम पे है, मतलब
t इक्वल टू 0 पे y है और यहाँ पे x की x एक्सिस है। यहाँ पे जब टाइम अलग अलग है उस टाइम पे जो ग्राफ है वो y का, y नेट का x की रिस्पेक्ट में कैसे दिखेगा, इसका एग्जांपल है। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये ग्राफ है। t इक्वल टू t/4 पे क्या होगा, ये ग्राफ है। t इक्वल टू t/2 पे ये ग्राफ है। t इक्वल टू 3t/4 पे ये ग्राफ है और t इक्वल टू t पे ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है जो बीच का है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो कि 2a के इक्वल है। यहाँ पे -2a के इक्वल है, जो कि एम्पलीट्यूड के इक्वल है समझो। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये -2a है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर देखा हमने तो पूरे जो वेव है पूरे टाइम के लिए, मतलब टाइम कौन सा भी हो, t इक्वल टू 0 पे ये भी रेस्ट पर है, t इक्वल टू t/4 पे भी रेस्ट पर है, t इक्वल टू t/2 पे भी रेस्ट पर है और t इक्वल टू t पर भी रेस्ट पर है। तो इसे हम नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, नोड्स। जो पॉइंट, जो पार्टिकल, जो वेव का किसी भी टाइम पे अगर जगह नहीं छोड़ रहा अपनी, मतलब जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 है, तो उसे हम नोड कहते हैं। यहाँ पे एक नोड आ जाएगा तो इसको n से डिनोट करता है। अभी यहाँ पे भी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा, यहाँ पे भी नोड आ जाएगा, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है। ठीक है, तो जब जो पार्टिकल किसी भी टाइम पे अगर जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो उसे हम नोड कहते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल है जो बीच का है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है समझो। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो उसे हम एंटी नोड कहते हैं। उसमें एंटी नोड कहते हैं हम उसको, एंटी नोड या एंटी नोड कहते हैं हम उसको। तो इसको हम an से डिनोट करते हैं, an। ये कुछ प्रॉपर्टी है वेव्स की, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं। ये हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेगा, ये किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। जैसे कि t इक्वल टू 2/2 पे यहाँ पे मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन t इक्वल टू 4 पे यहाँ पे एंटी नोड की भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है यहाँ पे। तो किसी भी टाइम पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं, और जो हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट लेता है उसे हम नोड कहते हैं। तो ये भी एंटी नोड हो जाएगा, ये भी एंटी नोड हो जाएगा, ये भी एंटी नोड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो इसीलिए मैं कह रहा था जो नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग हम लेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है तो ये उससे तो ज्यादा है, इससे तो वो ज्यादा है, तो इसलिए वो नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं रहती, एक स्प्रिंग जैसी, स्प्रिंग से बनी हुई स्ट्रिंग। मतलब ये पॉइंट हमेशा 0 पे रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी हमेशा 0 होगी। लेकिन ये जो लेंथ आ जाएगी ये स्प्रिंग की तरफ से वो आ जाएगी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ मैं। मतलब वो जो लेंथ होगी वो सेम होगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो हमेशा पॉइंट यहाँ पे रेस्ट पर होगा, और उसका जो ज्यादा वो लेंथ आएगी वो स्प्रिंग की वजह से आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो होगा वो कंप्रेशन होगा यहाँ पे। तो ये पार्ट नहीं है इसका, लेकिन ये एक कंफ्यूजन होता है नॉर्मल, दिखने में ऐसा क्यों दिख रहा है इसकी वजह से, वो क्लियर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो आगे समझ में भी। तो इसमें क्या है, ये जो पार्टिकल है समझो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये भी मैक्सिमम, इसका जो है वो एम्पलीट्यूड ले रहा है मैक्सिमम t इक्वल टू 0 पे, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम नहीं है। मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ इस वेव में इस पॉइंट के पास है, इस और ये पॉइंट के पास। मतलब एक वेव में अगर इसका हम देखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा एक, तो यहाँ पे λ/2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर नोड देखेंगे हम तो लैम्डा बाय 2 पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 पे नोड आ जाएगा, एक लैम्डा बाय 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लैम्डा पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2 पे नोड आ जाएगा इस केस में, और यहाँ पे 2 लैम्डा है। ठीक है, मतलब जो ये वेव लिए हमने, जिसको फिक्स्ड एंड से अगर देखेंगे, फिक्स्ड एंड की जो स्टैंडिंग वेव है उसको अगर देखेंगे तो उसका नोड जो पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा वो 0 पे आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पे आ जाएगा, लैम्डा पे आ जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2 पे आ जाएगा, और 2 लैम्डा पे आ जाएगा। और जो एंटी नोड है यहाँ पे, तो एंटी नोड आ जाएगा लैम्डा बाय 4 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 4 पे, और यहाँ पे जो है 7 लैम्डा बाय 4 पे यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम एनालिटिकल मेथड से भी देखने वाले, लेकिन इसमें विजुअलाइज करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इतनी ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ये उससे ज्यादा ले रहा है, ये उससे ज्यादा ले रहा है, ये सबसे ज्यादा ले रहा है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है उसे हम एंटी नोड कहते हैं, और जो 0 डिस्प्लेसमेंट ले रहा है उसे हम नोड कहते हैं। यहाँ पे ये बात देखने वाली है, जो ये दो नोड के बीच का जो पोर्शन है वो एक ही साथ ऊपर जा रहा है, मतलब एक ही साथ वो डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे हो रहा है, और जो एक ही साथ वो नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पे सब एक लाइन में, यहाँ पे देखेंगे तो सब ऊपर जा रहे हैं, सब अपनी अपनी एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम में। इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका इतना ही है, तो ये इस एक ही टाइम पे सब अपने अपने एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक फेज में, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में अगर ये पॉइंट इधर ये ले लिया और इधर बी ले लिया, तो इन दोनों का जो फेज होगा वो सेम होगा। इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और ये जो होगा ये नोड और नोड बीच में जो है उसके साइड में अगर देखेंगे हम तो ये बिल्कुल अपोजिट है इसके, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर अगर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, मतलब ये इसके अपोजिट फेज में। तो इन दोनों का अगर फेज डिफरेंस अगर लेंगे तो इसका फेज डिफरेंस अगर लेंगे ए और बी और ए और सी के अगर देखेंगे तो वो फेज डिफरेंस हो जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये अपोजिट फेज में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वेव नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक जगह पे है, और ये फिर से ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो भी यहाँ पे भी अगर फेज अगर डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ इसका और इसका, तो वो पाई आ जाएगा। ये एक लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम फेज में, सेम फेज में सिर्फ दो पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पोर्शन होगा वो सेम फेज में होगा, और जो उसके साइड का जो नोड के जो साइड का होगा एक साइड का, तो अपोजिट फेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये और सी के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो पाई आ जाएगा, और ये और बी का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लिया हमने तो एंटी नोड आ जाएगा लैम्डा बाय 4 पे, और नोड आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पे, लैम्डा पे, 3 लैम्डा बाय 2 पे, 2 लैम्डा पे। इस केस में ऐसे है, लेकिन कुछ और केस अगर देखेंगे तो उसमें एंटी नोड की जगह नोड भी आ सकता है, वो वेरिएबल रहेगा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक चीज फिक्स रहने वाली है, जो एंटी नोड और एंटी नोड है इसमें जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लैम्डा बाय 2 होगा। अगर यहाँ पे देखेगा तो लैम्डा एंटी नोड कहाँ पे है, 3 लैम्डा बाय 2 पे है, तो इधर लिख लेता हूं मैं थोड़ा, 3 लैम्डा बाय 2 पे है, नहीं 3 लैम्डा बाय 4 पे एंटी नोड है, और पहला एंटी नोड है लैम्डा बाय 4 पे। अगर इनका हम डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4, यानी कि लैम्डा बाय 2। तो एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगा। और नोड के बीच में अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो लैम्डा बाय 2 पे नोड है, और 0 पे नोड है, और यहाँ पे लैम्डा पे नोड है। तो नोड के बीच में अगर डिस्टेंस देखेंगे हम तो ये भी कितना हो जाएगा, नोड और नोड के बीच में लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये फिर से लैम्डा बाय 2 होगा।
तो इसका मतलब क्या है, जो एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो कॉन्जुगेटिव नोड्स में और कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स में, कॉन्जुगेटिव मतलब लगभग इसके आगे का जो नेक्स्ट रहेगा एंटी नोड, तो उसमें बीच में जो डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2 होगा, और जो नोड के बीच में जो जो साइड में कॉन्जुगेटिव नोड से, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी लैम्डा बाय 2 होगा। ठीक है, और कहाँ पे लिखूं अभी, ये थोड़ा रब कर दूं क्या मैं, नीचे का आ गया समझ में। ये अगर रब कर दूं मैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो सॉरी ये आ गया ना समझ में, ठीक है, ये रब कर देता हूँ। तो एंटी नोड का अगर डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स या नोड्स, यहाँ पे नोड्स का अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2। अगर एंटी नोड्स का अगर देखेंगे, तो उधर हमने निकाला है, तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, ये एंटी नोड है, और यहाँ पे लैम्डा बाय 4 है, तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा बाय 2। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर हम देखेंगे टू कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, समझो यहाँ का एंटी नोड है और ये नोड है, डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो वो अगर निकालेंगे हम, तो नोड एंड एंटी नोड का अगर डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या आएगा, 3 लैम्डा बाय 4 एंटी नोड माइनस लैम्डा बाय 2, यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे हम, ये 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो ये हमेशा ये चीजें कांस्टेंट रहने वाली है। कौन सी, जो नोड्स के कॉन्जुगेटिव नोड्स के जो बीच में डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 रहेगा, और जो एंटी नोड्स के कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 रहेगा, और जो नोड्स एंड एंटी नोड्स का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो लैम्डा बाय 4 रहेगा। यहाँ पे है, यहाँ पे एंटी नोड लैम्डा बाय 4 पे, तो अगर दूसरी कोई वेव देखेंगे तो इधर नोड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका एनालिटिकल मेथड। अब देखने वाले हम इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ फिक्स्ड एंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ फिक्स्ड एंड देखने वाले हम। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखा है इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखा है, तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी जो ये माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स इक्वेशन होगी जब वेव रिफ्लेक्ट होगी। तो एनालिटिकल मेथड है अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट वेव जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी, तब यहाँ पे अगर हमें सुपरपोजिशन से वाई नेट निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, वाई इंसिडेंट प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये दो वेव है, इनका अलग अलग एम्पलीट्यूड है, लेकिन अगर दो वेव एक ही मीडियम में आ गई, तो जो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई नेट हमारे पास आ जाएगा, ये अगर कॉमन ले लिया तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा
वाई नेट आ गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उससे अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी का, या यहाँ पे सी माइनस सी यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन सी माइनस डी, ये क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2 होता है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई नेट की वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगी, ये 2 अगर इधर ले लिया 2a कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी क्या है, यहाँ पे ये पूरा सी है और ये डी है, अगर इनको ऐड करेंगे हम तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 ओमेगा टी, और डिवाइड बाय 2 करना है, इसकी वजह से यहाँ पे बचेगा ओमेगा टी ओनली। ठीक है, और फिर से साइन सी माइनस डी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 हो जाएगा, और माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स हो जाएगा, और उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो माइनस के एक्स बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन का 2a, ये अगर साइन माइनस के एक्स माइनस साइन के एक्स हो जाएगा, तो इसको अगर बाहर निकालेंगे माइनस को, तो ये आ जाएगा माइनस 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगा स्टैंडिंग वेव का। तो इसी टाइप का कोई भी अगर इक्वेशन है तो ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा। मतलब यहाँ पे वाई नेट माइनस 2a साइन के एक्स साइन के ओमेगा टी, वाई नेट इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, वाई नेट इक्वल टू 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, वाई नेट इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। इस तरह का कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो वो स्टैंडिंग वेव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2a की जगह पे ये भी हो सकता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल अगर जो वेव है उसका अगर एम्पलीट्यूड a/2 है, तो यहाँ पे उसका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो होगा, ये यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होगा पूरा, स्टैंडिंग वेव में ये पूरा एम्पलीट्यूड होगा, जो कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स पोजीशन है उसके साथ वेरिएबल है। तो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होगा ये पूरा के एक्स का साथ जो टर्म होगा ये एम्पलीट्यूड होगा, और ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका नोड और एंटी नोड निकालेंगे। यहाँ पे नोड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे अगर नोड का इक्वेशन हमें निकालना है, नोड का क्या है अगर डेफिनेशन हम बताएंगे तो एट एनी टाइम t the particle which does not changes its position और ऐसे भी कह सकते हैं एट एनी टाइम द पार्टिकल विच हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहते हैं नोड्स। तो नोड क्या होता है, किसी भी टाइम पे अगर पार्टिकल ने पोजीशन चेंज नहीं की और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का 0 होगा तो उसे हम नोड्स कहते हैं। तो इसका इक्वेशन निकालेंगे हम अभी। तो हमारे पास इक्वेशन है अभी y इक्वल टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये आया है हमारे पास। तो इसका हमें नोड निकालना है अभी। ठीक है, तो नोड के लिए क्या होती कंडीशन, नोड यानी एट
एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, यानी वाई नेट इक्वल टू 0, ये होनी चाहिए, तब ये कंडीशन हो जाएगी नोड की। तो एनी टाइम का मतलब कॉस ओमेगा टी से तो हमारा मतलब कुछ नहीं है, अभी कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं हम उसको। तो इधर क्या करना पड़ेगा, साइन के एक्स को अगर 0 करेंगे, मतलब किसी भी टाइम पे अगर 0 है तो इसका कॉस ओमेगा टी का तो कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। साइन के एक्स अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नोड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो k की वैल्यू हमें पता है, k इक्वल टू 2π/λ होता है। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे kx की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो, पाई हो, 2π हो या 3π हो। तो यहाँ पे नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पोजीशन x की क्या आ जाएगी, 2π/λ x इक्वल टू 0, पाई, 2π या 3π हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो λ/2, और 2π कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा, यहाँ पे 3π पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, 3λ/2, ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसकी। किसकी है, नोड की है। कौन सी केस में, जो फ्री एंड का, जो फिक्स एंड का जो हमने देखा है, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन की जो स्टैंडिंग वेव है, इसका इक्वेशन है, तो उसकी जो नोड की वैल्यू हो जाएगी वो 0, λ/2, लैम्डा 3λ/2 पे इसकी नोड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी एंटी नोड के लिए देखते हैं, एंटी नोड की क्या होती है वैल्यू, एंटी नोड या एंटी नोड, तो जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे पॉइंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए कॉस ओमेगा टी हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो नीडेड है, मतलब कॉस ओमेगा टी अगर 1 होगा तो ही उसकी एंटीनोड की वैल्यू आ सकती है, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 लेंगे हम, तो साइन के एक्स को देखते हैं अभी। तो साइन के एक्स जब 1 होगा या -1 होगा तब यहाँ पे एंटीनोड बन सकता है। -1 क्यों, जब नीचे जाएगा तब भी एंटीनोड बन सकता है ना, तो इसलिए -1 भी हम ले सकते हैं। तो के एक्स फिर से क्या होगा, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी, साइन कब +1 होता है, π/2 पे, -1 कब होता है, -π/2 पे। तो ऐसे भी देख सकते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2 या 7π/2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2π/λ x, π/2, 3π/2 और 5π/2, यहाँ पे 7π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7π/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये लैम पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी λ/4। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 3λ/4। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5λ/4, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7λ/4, 7λ/4, ऐसी वैल्यू आ जाएगी x की। उस टाइम पे जो एंटी नोड मिलेगा हमें इस कंडीशन में, सिर्फ ये वेव की कंडीशन में ये वैलिड है। अगर वेव चेंज हो जाएगी तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब x की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कॉन्जिक्यूटिव नोड के बारे में अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे λ/2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, λ/2 है। मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा λ/2 के इक्वल होगा। और जो कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स होंगे 3λ/4 -λ/4 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3λ/4 -λ/4 अगर करेंगे तो 2λ/4 मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, λ/2। तो जब भी एंटी नोड के बीच में अगर डिस्टेंस हम देखेंगे कॉन्जुगेटिव, तो वो भी λ/2 होगा हमेशा। और अगर जो नोड है और उसके कॉन्जुगेटिव जो अगला जो एंटी नोड है उसका अगर डिस्टेंस देखेंगे उसके बीच का, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये अगर निकालेंगे द डिस्टेंस
between two consecutive नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो ये अगर निकालेंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कौन सा है, लैम्डा बाय 4 माइनस 0, वो भी लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 2, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा है, ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर देखेंगे तो लैम्डा बाय 4 ही आ जाएगा। तो मतलब ये जो चीजें है, जो नोड्स के बीच में, कॉन्जुगेटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2 होगा, जो कॉन्जुगेटिव एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय 2 होगा, और जो कॉन्जुगेटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाय 4 होगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे इसके ऊपर, तो रब कर दो इसको। ठीक है, तो अब हम देखने वाले एक क्वेश्चन। वैसे तो ये लेक्चर बहुत थ्योरेटिकल था, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए इसमें। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट टू नोड्स ऑफ वेव गिवन बिलो। तो पहले ये वेव है y इक्वल टू 2a साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। तो ये क्या स्टैंडिंग वेव है, यहाँ पे तो पाई बाय 6 दिया है, यहाँ पे पाई बाय 4 है, फिर भी ये स्टैंडिंग वेव है। जब भी इक्वेशन 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में हो, या साइन के एक्स साइन के ओमेगा टी के फॉर्म में हो, वहां पे फेज भी आ गया कुछ हो, फिर भी स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ही रहता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे नोड्स की वैल्यू। तो नोड्स के लिए हमें पता है क्या होता है, ये तो इसका तो कुछ नहीं होता, टाइम कुछ भी हो, नोड्स की जो डिस्प्लेसमेंट रहती वो हमेशा 0 रहती। तो यहाँ पे हम देखने वाले साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 को हम 0 करने वाले। ये तो किसी भी टाइम अगर कौन सा भी हो तो भी हमेशा वैल्यू 0 रहने वाली, तो हमें फोकस करना है इस पे सिर्फ। तो यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो के एक्स प्लस पाई बाय 6 जो है उसकी वैल्यू 0 या पाई होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। हमें सिर्फ 2 नोड्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हम 0 और पाई ले सकते हैं। के की वैल्यू हमें पता है, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो और एक बात है, यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, जो इंडिविजुअल वेव से, तो यहाँ पे उसका जो वेवलेंथ होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है, जो कि जिससे वो वेव बनी है उसकी और स्टैंडिंग वेव की हमेशा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वेवलेंथ के की वजह से आती है और फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा की वजह से, तो वो हमेशा सेम रहती है। ये एक पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वापिस फिर, तो 2 पाई बाय लैम्डा एक्स प्लस पाई बाय 6। तो इस पाई बाय 6 को क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 है। तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू अभी क्या आएगी, x निकालना है हमें, अंडर पोजीशन है x की। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर लैम्डा जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाय 12 आ जाएगा वैल्यू इसकी। ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस लैम्डा बाय 12 वैल्यू आ जाएगी x की। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी पाई लैम्डा बाय 12। तो इस जगह पे हमें नोट्स मिलेंगे इस स्टैंडिंग वेव के। ठीक है, तो आगे समझ में क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं अभी। ठीक है, तो अब देखने वाले हम स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्री एंड रिफ्लेक्शन।
तो फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सी स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम अभी एनालिसिस वगैरह नहीं करेंगे, ये आप होमवर्क लिख ले लिए। मतलब जो एनालिसिस हमने किया था फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्शन में, तो एनालिसिस यहाँ पे नहीं करने वाले हम, यहाँ पे सीधा हम एनालिटिक मेथड पे जाने वाले। तो यहाँ पे देखेंगे हम, एक ऐसी पल्स रहती, समझो यहाँ पे अगर जा रही एक वेव जा रही, तो उसकी अगर पल्स लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक ऐसे रिंग लगाई हुई रहती है। ये अगर रॉड है एक समझो, तो एक रिंग लगाई है यहाँ पे, तो रिंग की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, और फ्रिक्शनलेस मासलेस रिंग है, तो इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन जीरो है और मास भी नहीं है। तो इसकी वजह से जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वेव, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिंग का ये इस पॉइंट को क्या करेगी, वो ऊपर उठा देगी। तो जो रिफ्लेक्ट वेव होगी वो अपना फेज चेंज नहीं करेगी, वो सेम फेज में रहेगी। ये एक ही है, लेकिन ये जाते टाइम का है, यहाँ आते टाइम का है। जब आएगी तो ये भी पल्स जो ऊपर थी ये भी ऊपर रहने वाली, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहां अगर देखेंगे हम, तो वाई इंसिडेंट, ये जो वाई इंसिडेंट है इसका अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये साइन, ये एम्पलीट्यूड है समझो इसका, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा इसका इंसिडेंट वेव का इक्वेशन। यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो फेज डिफरेंस नहीं हो रहा कुछ भी, तो यहाँ पे ये साइन ये तो सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अब ये हमें अगर वाई नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के हिसाब से इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा फिर, साइन सी प्लस साइन डी, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो इसके लिए दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, सीधा साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इधर लिख लेता मैं, साइन सी प्लस डी, तो ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे जब माइनस था तब कॉस पॉजिटिव था, यहाँ पे जब प्लस है तो साइन पॉजिटिव कॉस माइनस में है। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगा के हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2a, और साइन का अगर देखेंगे तो साइन, और सी प्लस डी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों को मिला लेंगे हम, तो के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी आ जाएगा, और उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ओमेगा टी बचेगा सिर्फ। और कॉस अगर देखेंगे तो कॉस सी माइनस डी है यहाँ पे, तो ये सी है पूरा और ये डी है, तो सी से अगर डी को माइनस करेंगे तो ओमेगा टू तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी, तो बचेगा माइनस के एक्स, तो माइनस 2 के एक्स बचेगा। तो अगर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस के एक्स सिर्फ। तो यहाँ पे कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉस सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉस जो माइनस कॉस माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वाई नेट का वो आ जाएगा 2a साइन ओमेगा टी, या इसको ओमेगा टी की टर्म को अगर उधर लिखेंगे हम तो 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गया हमारे पास स्टैंडिंग वेव का, जो कि रिफ्लेक्टेड है एट फ्री एंड। फ्री एंड से जो रिफ्लेक्ट होगा वेव, तो उसका जो इक्वेशन आएगा स्टैंडिंग वेव का वो ऐसे आएगा 2a cos kx sin ओमेगा टी। तो अगर इनका भी नोड एंटी नोड निकालना है तो वो भी निकालेंगे हम, तो रब कर दो ये थोड़ी जगह।
इस जगह रब कर देता हूँ तो हो गया। यहाँ पे निकालेंगे, इसका भी हो गया फॉर्मूले कॉम। तो यहाँ पे अगर नोड के लिए हम देखेंगे, नोड के लिए अगर देखेंगे तो हमें पता है नोड के लिए क्या कंडीशन होती है। इसको तो हमें देखना नहीं है क्योंकि ये किसी भी टाइम पे जीरो होगा, तो इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं हमें। तो क्या देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हमें। ये तो जीरो नहीं होगा, कॉस के एक्स कब जीरो होता है वो देखना पड़ेगा। कॉस के एक्स जब जीरो होगा तब ये देखना पड़ेगा हमें। तो कॉस जीरो कब होता है, जब π/2 वैल्यू हो उसकी थीटा, 3π/2 हो या 5π/2 हो, तब ये जीरो होता है। तो यहाँ पे नोड कब आ जाएगा, ये थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। के एक्स जब π/2 होगा, 3π/2 होगा या 5π/2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। के तो हमारे पास है, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है हमारे पास 2π/λ। एक्स ये इक्वल हो जाएगा अगर π/2 के, अगर 3π/2 के या 5π/2 के, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी पोजीशन जब इस इक्वेशन में नोड आएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई पाई अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 नीचे जाएगा, λ/4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3λ/4। यहाँ पे क्या बचेगा, 5λ/4। तो अगर पिछला इक्वेशन अगर देखे तो वहां पे λ/4 पे एंटी नोड आया था, तो इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे नोड आया है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा नोड के बीच में वो हमेशा π/2 होगा। 3λ/4 और λ/4 का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा इसका, तो वो λ/2 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखते हैं एंटी नोड के लिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटी नोड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मतलब दिखने में, नहीं ना। तो एंटी नोड अगर देखना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ये अगर पूरी 1 होगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 होगी तभी एंटी नोड पॉसिबल है, क्योंकि तभी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, ये तो हमेशा ये रिक्वायरमेंट है ही, साइन ओमेगा टी हमेशा 1 चाहिए तभी एंटी नोड आएगा। और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कॉस के एक्स है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो के एक्स की वैल्यू कब 1 हो, कॉस के एक्स कब 1 होगा, जब के एक्स की वैल्यू 0 होगी, या +-1 भी ले सकते हैं हम। पाई होगा तो -1 वैल्यू होगी, वो भी चलेगा क्योंकि वो निगेटिव साइड में एंटी नोड आ जाएगा उसका माइनस में। ठीक है, तो पाई 0, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करके अगर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे कॉस के एक्स पॉजिटिव या -1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमें पता है, फिर से 2π/λ, एक्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो इधर से हम अगर एक्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल होगा तो λ/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो 3λ/2 आ जाएगा। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे पिछली जगह पे जब नोड था तब यहाँ पे एंटी नोड है, और जो पिछली जगह पे जब एंटी नोड था तब यहाँ पे नोड है। तो हमेशा इक्वेशन के हिसाब से नोड या एंटी नोड बदलते रहते, लेकिन यहाँ पे भी एंटी नोड का जो डिफरेंस है वो λ/2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोड और एंटी नोड हमने निकाल लिए। तो अब देखने वाले हम डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव।
तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे हम, क्या क्या डिफरेंस होता है। कुछ मेजर डिफरेंस लिख लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है या ट्रैवलिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इज बाउंडेड या नॉट ट्रांसफर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं, डू नॉट ट्रांसफर। एनर्जी इज बाउंडेड बिटवीन नोड्स, ऐसे भी कह सकते हैं हम। एनर्जी हमेशा बाउंडेड के फॉर्म में रहती है और ट्रांसफर नहीं हो सकती स्टैंडिंग वेव में। दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे हर पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन ले सकता है, मतलब जो है ईच पार्टिकल कैन टेक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एज एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे क्या होता है इक्वेशन, y इक्वल टू, समझिए कि 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर पार्टिकल 2a मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जो नोड्स है वो तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, नोड्स हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और जो एंटी नोड्स होते हैं, एंटी नोड्स वो हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। मतलब हर पार्टिकल अलग अलग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेता है, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस है, ईच पार्टिकल हैव some phase difference with another particle, some phase difference with another particle, that can be from 0 to 2 pi, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पार्टिकल बिटवीन particles between two consecutive nodes have same phase, ठीक है। तो चौथा जो है, एक all particles do not cross mean position together या simultaneously together। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वेव के, वो सब पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पोजीशन को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे all particles of standing waves or particle cross mean position simultaneously। All particles cross mean position simultaneously। मतलब एक ही टाइम पे सब पार्टिकल्स मीन पोजीशन क्रॉस करते हैं यहाँ पे।
मतलब ये ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे एक ही टाइम पे मीन पोजीशन क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस है इसमें ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।